आप फेक च्यवनप्राश खा रहे हैं और इसके बारे में आपको पता भी नहीं है। आयुर्वेद का एक ग्रंथ है चरक संहिता। ये चरक संहिता 5000 साल पहले लिखा गया और इस चरक संहिता में च्यवनप्राश बनाने का असली फॉर्मूला लिखा हुआ है। महर्षि च्यवन ने बुढ़ापे में वो च्यवनप्राश खाया, वो फिर से जवान हो गए। अगर असली च्यवनप्राश आप खाते हैं तो आपकी आंखों पे कभी भी ऐनक नहीं लगेगी। आपकी यौवन इच्छा या कामेच्छा को फिर से जागृत करता है। आपके चेहरे पर निखार आता है, आपके चेहरे पर ग्लो आता है। बच्चों के ऑर्गन्स को मजबूत करता है। बच्चों के हाइट है उसको बहुत जल्दी बढ़ाता है। बहुत सारे ब्रांड्स आपको च्यवनप्राश की जगह शक्करकंदी की मीठी चटनी खिला रहे हैं। इसमें गुड़ और शक्कर की जगह शुगर सिरप मिलाया जाता है। इन्फ्लुएंसर या जिम ट्रेनर मिसगाइड करके खजूर, अदरक और न जाने क्या क्या डालकर च्यवनप्राश बनाने की गलत विधि बताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको च्यवनप्राश से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान दूंगा और साथ ही साथ चरक संहिता का वो ओरिजिनल फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। पहले चैप्टर में च्यवनप्राश के लाभ, च्यवनप्राश के गुण, इसके सेवन की सही विधि और इसकी सही मात्रा देखेंगे। साथ में इसके खास परहेज जो कि बहुत जरूरी होते हैं वो भी देखेंगे। दूसरे चैप्टर में हम च्यवनप्राश का असली फॉर्मूला देखेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख के रख लें जिससे आप अपने घर में सही विधि से च्यवनप्राश बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तीसरे में हम नकली च्यवनप्राश को पहचानना सीखेंगे। जिन्हें सिर्फ च्यवनप्राश की विधि जाननी है वो बाकी वीडियो स्किप करके और सिर्फ सेकंड चैप्टर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक बिश्नोई 3 पल्स आयुर्वेदा क्लिनिक चंडीगढ़ के माध्यम से विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा और विशुद्ध आयुर्वेद ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं और आज मैं आपके साथ हूं च्यवनप्राश का असली फॉर्मूला आप तक पहुंचाने के लिए। च्यवनप्राश कोई साधारण डाइट सप्लीमेंट नहीं है या कोई फ्रूट जैम नहीं है। ये आयुर्वेद का एक पोटेंट रसायन है। ये आपके शरीर को ऊर्जा से भर सकता है और ये बूढ़े आदमी को बहुत आसानी से जवान बना सकता है। अब ये बात आपके गले नहीं उतर रही होगी कि बूढ़ा आदमी कैसे जवान बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आप च्यवनप्राश की ये बात जानने के लिए च्यवनप्राश की खोज से जुड़ी हुई एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, वो जरूर सुने। तो स्टोरी क्या है कि एक ऋषि हुए जिनका नाम था च्यवन। वो च्यवन ऋषि तपस्या करते करते जब बूढ़े हो गए तो परिस्थितिवश उनकी शादी राजकुमारी सुकन्या से हो गई। अब शादी के बाद गृहस्थ धर्म का निर्वहन करने के लिए उन्हें पुनः यौवन की जरूरत थी या पुनः युवा या जवान होना उनकी मजबूरी थी। तो ऐसे समय उन्होंने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया और अश्विनी कुमारों ने उन्हें बहुत ही शानदार एक फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूला से उन्होंने जब जड़ी बूटियां मिला के और एक मेडिसिन तैयार की, उसका नाम बना च्यवनप्राश। और इस च्यवनप्राश का सेवन करके ये महर्षि च्यवन फिर से जवान हो गए, यानी उनको फिर से यौवन की प्राप्ति हुई और उनकी आंखों की रोशनी जो पहले चली गई थी, यानी वो अंधे थे, उनकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। अब ये पूरी कहानी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात आंखों की रोशनी लौट के आना, दूसरी बात बूढ़े आदमी का फिर से जवान हो जाना। यानी पहला, आपकी आंखों की रोशनी इस च्यवनप्राश के सेवन से बढ़ती है। अगर असली च्यवनप्राश आप खाते हैं तो आपकी आंखों पे कभी भी ऐनक नहीं लगेगी। छोटे छोटे बच्चों को जब बड़ी कम उम्र में ऐनक लग जाती है तो मैं अपने क्लिनिक पर उनको च्यवनप्राश सबसे पहली मेडिसिन के रूप में लिखता हूँ, क्योंकि च्यवनप्राश आपकी आंखों की रोशनी को बड़े अप्रत्याशित रूप से बढ़ाती है। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बूढ़ा आदमी जवान हो रहा है, यानी अगर आपकी यौवन शक्ति चली गई है, अगर आप में यौन इच्छा की कमी है, तो ये च्यवनप्राश एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन का काम करता है। यानी आपकी यौवन इच्छा या कामेच्छा को फिर से जागृत करता है, आपके शरीर में बल भरता है और आपको ताकतवर बनाता है। अब ये च्यवनप्राश इतना चमत्कारी कैसे है? इस च्यवनप्राश रसायन को समझने से पहले
हम ये देखते हैं कि आचार्य चरक ने इस च्यवनप्राश रसायन को कहाँ लिखा। ये च्यवनप्राश रसायन रसायन अध्याय नाम से एक चैप्टर में लिखा हुआ है। अब इस रसायन शब्द का मतलब क्या होता है? आचार्य चरक कहते हैं कि ऐसी मेडिसिन्स जिनको एक साथ मिला के आपको अगर दिया जाए तो आपके शरीर की सेल लॉन्जिविटी को बढ़ा देती है, यानी आपकी सेल एजिंग को रोक देती है, आपकी उम्र को रोक देती है, आपका बुढ़ापा स्लो कर देती है। तो इसको कैसे लिखा है आचार्य चरक ने कि दीर्घम आयु उम्र बढ़ा देती है, बुढ़ापा लेट कर देती है, डिले कर देती है। दीर्घम आयु स्मृति मेधा, स्मृति मेधा का मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को बहुत ही सुप्रीम लेवल तक ले जाती है, यानी आपकी याद रखने की क्षमता, आपका काम करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और आपकी बुद्धि, ये सारी चीज़ें इस असली च्यवनप्राश के सेवन से बढ़ जाती है। तो दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्य तरुण वय, आरोग्य का मतलब आपको कोई रोग नहीं होता। अगर सही च्यवनप्राश का सेवन सही समय किया जाए, सही मात्रा में किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी कभी कोई रोग नहीं होता। तरुण वय यानी बूढ़ा आदमी फिर से जवान हो जाता है। प्रभा वर्ण स्वरोदार्यम देह इंद्र बलम परम, यानी आपकी वाक शक्ति, यानी आपकी वाणी में या आपके बोलने में निखार आता है, आपके चेहरे पर निखार आता है, आपके चेहरे पर ग्लो आता है। इस प्रकार आप देखने और सुनने में बहुत ही ओजवान पुरुष लगने लगते हैं। लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लोग आपको पूछने लगते हैं कि भैया आप क्या खाते हो, जिससे आपके चेहरे पर इतना निखार है, आपकी वाणी में इतना संतुलन है, आपकी बुद्धि के अंदर इतनी प्रखरता है। तो इस च्यवनप्राश का एंटी एजिंग होने का सबसे बड़ा कारण है इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक आंवला, क्योंकि आंवला के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, आंवला के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपके सेल्स में जाके आपकी सेल को बूढ़ा होने से रोकते हैं, आपकी सेल एजिंग को रोकते हैं, और सेल एजिंग को रोकने के कारण आपका बुढ़ापा डिले होता जाता है, आप में युवापन या जवानी लंबे समय तक चलती रहती है। तो अब आपको समझ आया कि मैंने क्यों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया था कि आप फेक या नकली च्यवनप्राश खा रहे हैं, क्योंकि आप जो च्यवनप्राश खा रहे हैं उन बहुत सारे ब्रांड्स के च्यवनप्राश के अंदर आंवला, जो कि एक मुख्य घटक है, उसकी जगह शकरकंदी या पपीते का पल्प डाल के च्यवनप्राश तैयार कर लिया जाता है। और ऐसा करने से इस च्यवनप्राश का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। ये च्यवनप्राश पूरी तरह अर्थहीन हो जाता है, यानी आप वो लाभ, वो फायदे नहीं उठा पाते जो महर्षि च्यवन ने उठाए थे। महर्षि च्यवन ने बुढ़ापे में वो च्यवनप्राश खाया, वो फिर से जवान हो गए और उन्होंने अपनी आयु का फिर से उतने ही समय उपभोग किया। किस चीज़ के बल पर? सिर्फ च्यवनप्राश के बल पर। जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है अब तक और आगे बताने वाला हूँ, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स को बड़ी ही सावधानी से पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं, ताकि आप तक हमेशा सही जानकारी पहुंच सके। तो चलिए अब आपको च्यवनप्राश के लाभ और च्यवनप्राश के गुणों से रूबरू करवाते हैं कि इसके अंदर कितने फायदे छुपे हुए हैं। तो आचार्य चरक लिखते हैं, कास श्वास हरश्चैव विशेषण उपदिश्यते, यानी आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो विशेष रूप से उस रोगी को च्यवनप्राश लेना बताए जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको खांसी की प्रॉब्लम है, पुरानी खांसी की प्रॉब्लम है, या जिनको ड्राई कफ बहुत ज़्यादा रहता हो। ऐसे पेशेंट को च्यवनप्राश बहुत ही जल्दी लाभ करता है। अब च्यवनप्राश को हमने पहले क्या समझा था? पहले हमने च्यवनप्राश को समझा था कि ये हेल्थ सप्लीमेंट है, यहाँ पर तो ये मेडिसिन का काम कर रहा है। तो इसके आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर च्यवनप्राश और भी कौन कौन से रोगों को भी ठीक कर सकता है। तो पहला क्या हो गया? कास और श्वास, यानी खांसी, जुकाम, जनरल जो कोल्ड एंड कफ है, इसके अंदर आप च्यवनप्राश दे सकते हैं। ध्यान रहे, ज़्यादा फीवर अगर हो तो पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें, बाद में च्यवनप्राश दें। फीवर में आप सीधा च्यवनप्राश नहीं दे सकते। सेकंड जो कंडीशन आती है वो ये कहते हैं, क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। क्षीण क्षतानाम का मतलब ये है
कि जिनका शरीर बहुत ही कमज़ोर है, जिनकी धातुएं बहुत अच्छी नहीं है, यानी शरीर के अंदर ताकत नहीं है, तो कमज़ोर लोगों को च्यवनप्राश सेवन जरूर करना चाहिए। वो बलवान हो जाते हैं, उनका शरीर मजबूत हो जाता है। फिर बताते हैं कि वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन जो है वो च्यवनप्राश है। इसके आगे है क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। क्षीण क्षतानाम का मतलब क्या हुआ कि जिनको शरीर के अंदर टीबी रही हुई है या किसी बड़ी बीमारी के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया है या वैसे ही बचपन से ही शरीर कमज़ोर है, उनको च्यवनप्राश जरूर सेवन करना चाहिए। जो दुबले पतले हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए च्यवनप्राश किसी अमृत से या किसी वरदान से कम नहीं है। फिर वो बताते हैं वृद्धानाम। वृद्धानाम का मतलब जो बुजुर्ग हैं उनको च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए। बुजुर्गों को अक्सर खांसी जुकाम भी ज़्यादा लगा रहता है, तो उस मान से च्यवनप्राश उनके खांसी जुकाम को भी ठीक करेगा और उनके शरीर की कमजोरी को भी ठीक करेगा। उनके शरीर में जो पेन प्रॉब्लम्स रहती हैं, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, इन सब चीज़ों को भी च्यवनप्राश ठीक करेगा। उनके शरीर में नई ऊर्जा भरेगा, उनको रोगों से दूर रखेगा, उनकी पाचन शक्ति मजबूत रखेगा। तो ये सारे गुण च्यवनप्राश के अंदर कूट कूट कर भरे हैं। तो बुजुर्गों के लिए तो च्यवनप्राश अपने आप में अमृत है, रसायन है। इसका उपयोग, असली च्यवनप्राश का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसके बाद वो बताते हैं बालानाम च अंगवर्धनम। अब आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे बच्चों के हेल्थ सप्लीमेंट को लेके कि आप ये जो डब्बा है वो खाएंगे, बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। उस डब्बे में होता क्या है, कैसे वो आपके बच्चे की हाइट बढ़ा सकता है, ये आप नहीं जानते। वो अलग अलग प्रकार के केमिकल डाल के आपके बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप अनजाने में वो हेल्थ प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की हाइट जल्दी से जल्दी बढ़े, तो इस चक्कर में आप गलत प्रोडक्ट घर ले आते हो। लेकिन आचार्य चरक ने कहा है कि जो च्यवनप्राश बच्चे को खिलाएगा उसके बच्चे की हाइट बहुत जल्दी बढ़ेगी, वो बच्चा बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। बालानाम च अंगवर्धनम, बच्चों के ऑर्गन्स को मजबूत करता है, बच्चों के जो हाइट है उसको बहुत जल्दी बढ़ाता है, बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत सकारात्मक असर च्यवनप्राश डालता है। इसके आगे जो च्यवनप्राश के गुण बताए हैं वो है स्वरक्षयम उरोरोगम हृदरोगम वात शोणितम पिपासा मूत्र शुक्रस्थानम दोषांश्च अपकर्षयति। यानी आपके जो यूरिनरी सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से च्यवनप्राश क्लीन कर देता है। तो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनको च्यवनप्राश ठीक करता है। हृदरोगम यानी जो हार्ट के पेशेंट हैं वो भी च्यवनप्राश खा सकते हैं। वात शोणितम यानी जिनको गाउट है, गठिया है या जिनको यूरिक एसिड बढ़ता है, ऐसे रोगी भी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र स्थानम यानी जिन लोगों को यौन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जिनको कामेच्छा में कमी रहती है या जिनकी यौन शक्ति क्षीण हो गई है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हैं या अर्ली इजैकुलेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, ऐसे मेल पेशेंट एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन के तौर पर च्यवनप्राश का सेवन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो मोस्टली मैं क्लिनिक में पेशेंट्स को बताता हूँ कि जो मेल एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन्स हैं वो बहुत कॉस्टली रहती है आयुर्वेद के अंदर, लेकिन ये जो च्यवनप्राश है ये इतना कॉस्टली भी नहीं होता, फिर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो जिनकी नई शादी हुई है या जो अभी बच्चा प्लान कर रहे हैं, जिनको संतान चाहिए, जिनको संतान नहीं हो रही वो भी, और जिनको स्पर्म काउंट बिल्कुल सही है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईडी की प्रॉब्लम भी नहीं है, कामेच्छा में कमी की प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको किसी भी प्रकार से एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं भी है, तो भी उनको 2 महीने तक च्यवनप्राश का सेवन करने के बाद गर्भ धारण के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। कारण क्या है कि च्यवनप्राश शुक्र की शुद्धि करता है, 7 धातुओं की शुद्धि करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, सप्त धातु है। ये 7 धातुएं होती हैं। आप भोजन करते हैं उससे रस बनता है,
रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा, मज्जा यानी बोन मैरो, और उसके बाद जो बनता है वो शुक्र होता है। तो आपका जो स्पर्म काउंट है अगर वो सही भी है तो भी संतान की प्राप्ति से पहले 2 महीने तक आप अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद 2 महीने तक च्यवनप्राश का सेवन जरूर करें। अब च्यवन ऋषि जी वाली जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी वही आचार्य चरक ने आगे दोबारा लिखी है। वो कहते हैं कि अस्य प्रयोगाच, इसी च्यवनप्राश के प्रयोग से च्यवनः सुवृद्धो अभूत पुनर्युवा, यानी वो च्यवन ऋषि जो कि बहुत बूढ़े हो गए थे उन्होंने इसी च्यवनप्राश के सेवन से अपने आप को फिर से जवान कर लिया था। फिर आचार्य चरक कहते हैं कि ये आपका दिमाग भी बढ़ाता है, मेधा स्मृतिम, कांति नाम, आमयत्वम, आयु प्रकर्षम, बलम इंद्रियाणाम, आपको निरोगी रखता है, आपके शरीर में ताकत बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, आपकी आंखों में ओज भरता है, आपके चेहरे पर ओज लेकर आता है, आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आता है। और फिर स्त्रीषु प्रहर्षम परम अग्निवृद्धम, यानी आपकी जठराग्नि को दीप्त करता है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन ये लगातार बने रहते हैं तो भी इस सर्दियों में अगर आप च्यवनप्राश खाएंगे तो अगले पूरे साल तक आपको किसी प्रकार की कोई भी पाचन की समस्या नहीं रहेगी, बशर्ते च्यवनप्राश सही विधि से बना हो और खाने की विधि ठीक हो। अब इसके आगे आचार्य चरक ने एक बड़ी मजेदार बात कही है, वो हम और आप तो शायद फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फॉलो करना चाहें उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। वो कहते हैं रसायनस्य अस्य नरः प्रयोगा लभेत जीर्णो अपि कुटी प्रवेशात, अगर बूढ़ा आदमी जवान होना चाहे इस च्यवनप्राश के प्रयोग से तो एक आयुर्वेद के अंदर एक घर बनाना बताया हुआ है, त्रिगर्भा कुटी। उसकी एक विशेष वास्तु कला होती है, उस वास्तु कला से वो त्रिगर्भा कुटी बनाई जाए और उस त्रिगर्भा कुटी में रहकर 40 दिन तक लगातार च्यवनप्राश का सेवन किया जाए। दूसरे किसी भी आदमी का उस कुटी में प्रवेश वर्जित होता है और 40 दिन तक व्यक्ति उसी त्रिगर्भा कुटी में रहकर अगर इस च्यवनप्राश का प्रयोग करता है तो वो जरूर बूढ़े से जवान हो जाता है। मोस्टली जब हम अपने किसी भी ग्रंथ की कोई बात देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें हमेशा एक ही बात लगती है कि ग्रंथों में लिखी हुई जो बातें हैं वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, बूढ़ा आदमी कैसे जवान हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसा फॉलो करते हैं तो वैसे ही रिजल्ट आते हैं जैसा कि ग्रंथ में लिखे हुए हैं। अब इसके आगे हम च्यवनप्राश के सेवन की सही मात्रा देखते हैं। सही मात्रा क्या है? अस्य मात्रा प्रयोजित यो उपरोधात न भोजनम। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्ज करो आप 4 रोटी खाते हैं और च्यवनप्राश के सेवन के पश्चात आपको 2 ही रोटी की भूख लग रही है, इसका मतलब आपने च्यवनप्राश मात्रा से अधिक सेवन किया है। अगर आप च्यवनप्राश सेवन के बाद उतनी ही भूख महसूस करते हैं जितनी आप च्यवनप्राश के सेवन से पहले करते थे, इसका मतलब आप च्यवनप्राश की सही मात्रा ले रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, मात्रा का है उतनी ही मात्रा रखनी चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि च्यवनप्राश का प्रयोग कैसे किया जाए, विधि क्या है? तो सही विधि क्या है कि सुबह आप अपने नित्य कर्म से फ्री हो जाएं, यानी आप फ्रेश होके आ जाएं और उसके बाद आप स्नान कर लें। स्नान के पश्चात आप 1 चम्मच च्यवनप्राश आधा ग्लास दूध के साथ थोड़ी सी उसमें दूध में शक्कर या देसी खांड, शक्कर नहीं देसी खांड जो है वो दूध में मिला लें और ये मिलाने के बाद ये दूध जो है वो इस च्यवनप्राश के साथ आप अनुपान के रूप में ले लें, यानी 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएं और ऊपर से आधा ग्लास दूध पी लें। अब आपको ये च्यवनप्राश के साथ दूध पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। 2 घंटे के बाद आप जो भोजन करना चाहें वो आप भोजन कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहें तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये तरीका है च्यवनप्राश को खाने का। इन बिटवीन अगर आपको भूख लगती है इन 2 घंटों में तो आप पंजीरी बना सकते हैं। अब पंजीरी कैसे बनानी है इसकी पूरी आयुर्वेदिक रेसिपी मैंने एक वीडियो के अंदर बताई हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देखें, उससे आपको पंजीरी बनाने की सही विधि पता चलेगी। अब हम आते हैं परहेज पे। अक्सर लोग क्लिनिक में मुझसे पूछते हैं कि क्या च्यवनप्राश के सेवन के समय
कोई परहेज रखने की ज़रूरत है? ये तो एक फ्रूट जैम जैसा है या हेल्थ सप्लीमेंट है, इसके लिए परहेज क्यों रखें? तो च्यवनप्राश बहुत ही पोटेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत ही पोटेंट आयुर्वेदिक रसायन है। इसके सेवन के लिए आपको परहेज जरूर रखना है। अगर परहेज नहीं रखेंगे तो इसके पूरे लाभ आपको नहीं मिल पाएंगे। तो परहेज क्या है? आपको तीखा, तला हुआ, खट्टा, मिर्ची मसाले वाला और बाहर का भोजन बंद करना है, गरिष्ठ भोजन बंद करना है। अब गरिष्ठ भोजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जो बैड गरिष्ठ है, जो खराब गरिष्ठ भोजन है, उसके अंदर चीज़, मेयोनीज या ऐसी चीज़ें जो दूध को विकृत करके बनाई जाती है, वो आपको बंद करनी है। बहुत अधिक खट्टे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना। दही भी कम से कम यूज़ करें। अगर हो सके तो दही का सेवन भी च्यवनप्राश के सेवन के 1 महीने में पूरी तरह बंद कर दें। बस ये सामान्य परहेज है, इसके करने से च्यवनप्राश का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब इस नेक्स्ट चैप्टर में हम च्यवनप्राश का असली फॉर्मूला जानेंगे, च्यवनप्राश को बनाने की असली विधि जानेंगे, जिससे आप अपने घर पर बड़ी आसानी से बड़े ही कम दामों में असली च्यवनप्राश बना पाएंगे। आचार्य चरक ने जो विधि चरक संहिता में लिखी हुई है, वही सीक्रेट नुस्खा आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाया था, कौन कौन सी मेडिसिन यूज की थी। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक ले लें, एक पेन ले लें, और वीडियो में कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आए तो आप रिपीट करके सुन लें, लेकिन कोई भी इंग्रेडिएंट गलत ना लिखें। तो आचार्य चरक ने क्या फॉर्मूला दिया था वो हम देखते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि बिल्वोऽग्निमन्तः शोनाकः कास्मद्यः पाटलिर्बलः पर्ण्यश्चतस्रः पिप्पल्यः स्वदृष्टा बृहति द्वयम्। यानी अब ये जो आगे मैं मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी मेडिसिन आपने 15-15 ग्राम की मात्रा में रख लेनी है। तो कौन कौन सी मेडिसिन है? बेल की छाल, बेल आप जानते होंगे, बिल्व जिसको बोलते हैं, बिल्व का या बेल का आप जूस भी पीते हैं गर्मियों में, वही बेल। तो बेल की छाल, गनियार की छाल, सोनपाठा की छाल, गंभार की छाल, पाड़ल की छाल, बरियर का मूल, सरिवन, पिटिवन और वन मूंग, फिर वन उड़द, पीपर, गोखरू, वन भंटा, भटकटैया की जड़, काकड़ा सिंगी, भूमि आंवला, मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल, काली अगर, बड़ी हरड़, गुड़ूची या गिलो जिसको बोलते हैं। इसके बाद रिद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, खेत का मोथा, गदहपुरना, मेदा, बड़ी इलायची, लाल चंदन, नीलकमल, विदारिकंदा, अड़ूसा या अड़ूस जिसको बोलते हैं, उसकी पत्ती, काकोली, कोआठोटी, ये सभी 15-15 ग्राम की मात्रा में अलग अलग तोल के अच्छे से रख लेंगे। अब इन सभी मेडिसिन को एक साथ मिला देंगे और एक साथ मिलाकर इनको यवकूट कर लेंगे, यानी थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। और इसके बाद आप ये सारी मेडिसिन 2.5 लीटर पानी में डाल के उबलने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही आपने 150 छोटे साइज के आंवले लेने हैं। अब छोटे साइज के जो 150 आंवले हैं, ये एक परिवार में 6 लोगों के लिए 2 महीने का च्यवनप्राश बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और बिल्कुल पर्याप्त है। तो आपने इन सभी 150 आंवलों को एक सूती सफ़ेद वस्त्र की पोटली के अंदर बांध के, और जहाँ पर ये काढ़ा उबल रहा था, ये मेडिसिन वाला जो काढ़ा उबल रहा है, उसी काढ़े का जो बर्तन है, इस बर्तन के ऊपर आप इस पोटली को लटका देंगे। उसी काढ़े के अंदर इस पोटली को लटका देंगे और भाप से इन आंवलों को पकने देंगे। इस पर ढक्कन नहीं लगाना है। जैसे कि आपको मैं विजुअल्स में दिखा देता हूँ कि आंवले जो हैं वो इस तरीके से लगाएं कि आपका जो एक बर्तन है, इस बर्तन के ऊपर एक कोई लकड़ी की स्टिक जो है वो बीचों बीच लगा दे। इस लकड़ी की स्टिक में आंवले की पोटली बांध के इतनी जितनी वो उस काढ़े के अंदर डूब जाए,
उतनी आप उसको उस लंबाई में आप उस आंवले की पोटली को उस काढ़े के अंदर थोड़ी सी डूबे और थोड़ी सी बाहर रहे, उस तरीके से आप उसको लटका दें ताकि भाप से स्विन होकर वो आंवले पक जाएं। अब जैसे ही क्वाथ चतुर्थांश शेष रहता है, यानी क्वाथ उबलते हुए चौथाई बच जाता है, 2.5 लीटर पानी लिया था आपने, अब अगर क्वाथ 700 ml बच जाए, ऐसी कंडीशन में आपने क्वाथ को छान के साइड में रख लेना है। अब इसमें जो मेडिसिन्स का जितना भी आपको बुरादा बचा हुआ है, इसको आप फेंक देंगे। आंवला जो कि अब तक पक गया होगा, उसको आप पोटली में से बाहर निकालेंगे। इस आंवले की गुठलियां अलग कर लेंगे और पल्प अलग से कद्दूकस करके और उसका एक पिष्टी या उसकी पिट्ठी तैयार कर लेंगे। जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले गाजर को कद्दूकस करते हैं, उसकी गाजर की जो है वो कद्दूकस की पिट्ठी तैयार कर लेते हैं अलग से, ठीक है। अब गाजर का हलवा बनाते टाइम हम क्या करते हैं, जैसे कि घी गर्म करके और उसमें ये गाजर छोड़ देते हैं और इसको हिलाते रहते हैं, इसको चलाते रहते हैं, राइट। ठीक इसी तरह अब हम इस आंवले को घी के अंदर डाल के भून लेंगे। घी कितना लेंगे, घी हम लेंगे 150 ml घी और 150 ml तिल का शुद्ध तेल। अधिकतर तेल जो आपको मार्केट में मिलता है वो पाम ऑयल मिश्रित होता है, इसलिए कच्ची घानी का तिल का तेल आप खुद जाके निकलवा के लाएं और वो तिल का तेल आप यूज़ करें, या कहीं पर कोल्ड प्रेस्ड अगर अच्छे तरीके से बनकर आपको मिलता हो तो वो आप ले सकते हैं। तो 150 ml तिल का तेल लेना है, 150 ml आपने घी लेना है, ये दोनों एक साथ मिला के और इस आंवले की पिट्ठी को आपने चलाना स्टार्ट कर देना है उसमें। जैसे ही चलते चलते आंवले का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें वो क्वाथ का जो पानी 700 ml बचा था वो छोड़ देंगे और अब इसको हम चलाते रहेंगे। जब चलते हुए ये आंवला पकने लग जाए, पानी लगभग जो है वो उड़ने लग जाए, अब इसके बाद हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। ये चाशनी किस तरीके से बनाएंगे, हम 750 ग्राम देसी खांड लेंगे। इस देसी खांड को हम पानी में डाल के और इसकी चाशनी बना लेंगे। एक तार की चाशनी को हम इस जो मिश्रण है जो हलवे की तरह बन रहा है इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हलवे की तरह चलाते रहेंगे, हलवे की तरह पकाते रहेंगे। पकते हुए जब पूरा पानी उड़ जाए, चीनी पूरी तरह च्यवनप्राश में मिल जाए, तो अब आप इस च्यवनप्राश को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद प्रक्षेप द्रव्य इसमें मिलाएंगे। ये प्रक्षेप द्रव्य क्या होते हैं, इलायची, केसर, इस टाइप के जो सुगंध वाले द्रव्य हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, जिससे ये आपके च्यवनप्राश के अंदर सुगंधी लेकर आते हैं। ये च्यवनप्राश के अंदर थोड़ा सा टेस्ट लेकर आते हैं ताकि आप इसको आनंद लेकर खा सकें। तो प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से हैं ये देखने से पहले हम एक और चीज़ इसमें देखेंगे, मधु या शहद। शहद हम इसमें 100 ml की मात्रा में मिलाएंगे, लेकिन शहद बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। अगर अडल्ट्रेटेड शहद है या शुगर सिरप से बनाया हुआ शहद है तो उसको डालने की बजाय आप इसको ना ही डालें, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। शहद जिनको सूट नहीं करता वो भी जो है इसको ना डालें, वो भी इसको स्किप कर सकते हैं। तो प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से हैं, 50 ग्राम की मात्रा में आप वंशलोचन लें और लगभग 20 से 25 ग्राम की मात्रा में आप पीपर लें। इलायची दाना, दालचीनी, तेज पत्ता और नाग केसर, ये सारे एक साथ मिला के 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सारे मिला के आप एक साथ प्रक्षेप द्रव्य को, थोड़ा जो च्यवनप्राश ये ठंडा हो गया है इसके साथ मिला के अच्छे से हिला देंगे और अब इसको आप सेटल होने के लिए किसी कांच के बर्तन में डाल के छोड़ देंगे। छोटे छोटे कांच के डब्बों में डाल के इस च्यवनप्राश को आप उपयोग के लिए छोड़ देंगे। अब ये च्यवनप्राश आपके घर के सभी लोगों के प्रयोग के लिए रेडी है। इसको आप हर सुबह आधा, पौना या 1 चम्मच की मात्रा में सेवन करना स्टार्ट कर दें। अब वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कि अगर घर पे च्यवनप्राश नहीं बना सकते और असली च्यवनप्राश मार्केट में है नहीं, तो असली और नकली के बीच की फ़र्क भी आपको आनी चाहिए कि मार्केट के नकली च्यवनप्राश से आप बच सकें।
घर पे अगर नहीं बना सकते तो मार्केट से जो च्यवनप्राश लेके आएँ उसको आप गर्म दूध में आधा चम्मच च्यवनप्राश डालकर मिला के देखें। अगर वो च्यवनप्राश बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसका मतलब वो च्यवनप्राश नकली है। अगर च्यवनप्राश उस दूध में नहीं मिलता है, इसका मतलब वो च्यवनप्राश असली है। दूसरा, अगर च्यवनप्राश खाने में बहुत ज़्यादा मीठा टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो च्यवनप्राश सिर्फ शुगर सिरप से ही बना हुआ है और उसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो नहीं है, क्योंकि च्यवनप्राश में जो दूसरे इंग्रेडिएंट हैं वो हमेशा लास्ट में थोड़ा सा कड़वा टेस्ट जरूर देते हैं। च्यवनप्राश अगर सिर्फ मीठी चटनी की तरह लगे, इसका मतलब ये च्यवनप्राश नकली है, क्योंकि च्यवनप्राश की मेडिसिन आपको हमेशा थोड़ा कसेला टेस्ट देती है। तो ये दूसरा टेस्ट हो गया इसका। तीसरा टेस्ट इसका ये है कि आप इंग्रेडिएंट्स को देखें, उसमें अगर शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बाकी मेडिसिन न के बराबर मात्रा में है, इसका मतलब ये वाला च्यवनप्राश भी नकली है। इसके बाद कुछ लोग स्वर्ण च्यवनप्राश के नाम पे आपको गोल्ड का वर्क च्यवनप्राश के साथ डालकर बेच देते हैं। तो गोल्ड का वर्क और स्वर्ण भस्म, इनमें क्या फर्क है? स्वर्ण भस्म कलर या रंग में पीले कलर की नहीं होती है और गोल्ड का वर्क पीले कलर का होता है। लोग अक्सर क्या करते हैं, सोने को पीला देखते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि गोल्ड की भस्म जो है या स्वर्ण भस्म जो है वो भी कलर में पीली ही होगी, इसलिए वो भ्रम में आ जाते हैं। और जो च्यवनप्राश के ऊपर गोल्ड का वर्क डाल के आपको स्वर्ण भस्म के नाम पर बेच दिया जाता है बहुत महंगे दामों में, आप ठगे जाते हैं। आपको पता ही नहीं लगता कि आपने ये नकली गोल्ड का वर्क खा लिया इस च्यवनप्राश के साथ, जिसने आपको स्वर्ण भस्म की तरह फायदा तो दिया नहीं, साथ में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे दिया। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप स्वर्ण युक्त च्यवनप्राश लेने जाएं, वो बहुत महंगा आता है, तो हमेशा आप ब्रांड्स पे भरोसा करें जो भरोसे के लायक कुछ ब्रांड्स होंगे, आपको पता होंगे, या आपके डॉक्टर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके होंगे उनको पता होंगे, तो आप उनसे पूछें। या आप च्यवनप्राश घर पे ले आएं और स्वर्ण भस्म अलग से ले आएं, उसको आप च्यवनप्राश के साथ में मिला लें और इसका सेवन कर लें। ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। और जो सामान्य या सिंपल च्यवनप्राश खाते हैं, उनको जो ऊपर पहले 3 तरीके मैंने बताए हैं, उनसे असली और नकली की पहचान करनी है, उसके बाद ही आपको च्यवनप्राश लेना है। हमारे क्लिनिक पर भी च्यवनप्राश बनता है, लेकिन इस साल का जो स्टॉक है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगले साल अगर आपको च्यवनप्राश खरीदना हो तो आप हमारे क्लिनिक पे ठंड से थोड़ा सा पहले जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो ये च्यवनप्राश बनाने की सारी विधि थी, च्यवनप्राश बनाने का सरल तरीका था। इससे आप घर पर च्यवनप्राश बना सकते हैं। गलत तरीकों से बचें, गलत च्यवनप्राश से बचें, भ्रामक जानकारियों से बचें, जिससे आप इस महान रसायन का उपयोग करके और अपने बच्चों के और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रख सकें, उनकी लंबे जीवन की कामना कर सकें और बिना रोग के 100 साल तक जी सकें। आयुर्वेद के ग्रंथों से जुड़ी हुई ऐसी ही बहुमूल्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उस पर बहुत सारे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं समय समय पर डालता रहता हूं, जिससे आपको अपनी सेहत अच्छी बनाए रखने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए जो गलत च्यवनप्राश का उपयोग करते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन्हें इस मिलावटी जहर से बचा पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आचार्य चरक का ये असली नुस्खा पहुंचा पाएं और समाज के कुछ काम आ पाएं। इसी के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ऐसी ही बहुमूल्य जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।